नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 दिसंबर 2024। स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला जो हमारा आर्टिकल है इंडिया चाइना के रिलेशन से संबंधित है। इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित ये हमारा आर्टिकल है। ये हमारा आर्टिकल मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम में इसका वेटेज कम हो जाता है। ठीक है जी। सबसे पहले अभी ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इस वजह से है कि अजीत डोभाल जी है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये अभी चाइना की यात्रा पर गए हैं, इस वजह से ये चर्चा में है। इस जो आर्टिकल है ना, इसको डिस्कस करने से पहले हम एक पूरा डिटेल में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, इस आर्टिकल में इतने पॉइंट नहीं दिए गए हैं, हम अलग से कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। भारत और चाइना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मेंस में पूछा जाएगा, और अगर क्वेश्चन आता है तो वो काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से आ सकता है। तो इस आर्टिकल की कुछ पॉइंट और कुछ पॉइंट हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसके माध्यम से हम एक मॉडल फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं कि भारत और चाइना से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से हम उसका आंसर दे सकते हैं। देखो, क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। किसी में एनवायरमेंट इम्पैक्ट पर वो क्वेश्चन हो सकता है, कोई नई टर्म्स को लेकर भी क्वेश्चन है, तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। बट हम एक मॉडल फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं कि किस प्रकार हम आंसर है वो लिख सकते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन भारत और चाइना से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, उसका तरीका यही होना चाहिए। उसमें वर्ड अलग अलग हो सकते हैं बट तरीका यही होना चाहिए। तो देखो, भारत और चाइना के संबंध के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप करोगे इंट्रो से, इंट्रो देना है। उसके बाद में क्या करना है, कोई भी मेंस का आंसर लिखना है तो वो आंसर किस प्रकार से हो सकता है, तो ये तरीका है। सबसे पहले उस क्वेश्चन का इंट्रो करना है। इंट्रो किस प्रकार से होता है, आप डेटा दे सकते हो, डेफिनेशन से इंट्रो कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसका इतिहास हिस्ट्री बताकर भी आप इंट्रो दे सकते हो। तो अलग अलग प्रकार का इंट्रो हो सकता है, ठीक है। डेफिनेशन में आपको परिभाषा देनी है, कोई भी चीज़ है तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो एनवायरनमेंट क्या है उसकी डेफिनेशन दे दो, डेटा दे सकते हो, ठीक है, हिस्ट्री बता सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद में बॉडी पार्ट आता है। बॉडी पार्ट में क्या क्या आता है, बॉडी पार्ट 1 में आता है इनके बीच में चैलेंजेस क्या है, आपको चैलेंज बताने हैं, ठीक है। फिर चैलेंजेस का सॉल्यूशन क्या है वो बताना है, ये बॉडी पार्ट में आ गया। फिर आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आपको बताना है कि क्या समाधान किए जा सकते हैं, किस प्रकार से चलना चाहिए, सॉल्यूशन यहाँ और यहाँ वे फॉरवर्ड में भी डिस्कस कर लो। फाइनली होगा कंक्लूजन। कंक्लूजन होगा, यहाँ पे आपको निष्कर्ष बताना है कि आंसर का निष्कर्ष ये है। इस प्रकार का आप एक मॉडल आंसर तैयार कर सकते हो। बात करें चाइना और भारत के रिलेशन की तो देखो, इसमें हम क्या इंट्रो में क्या दे सकते हैं, इंट्रो में हम दे सकते हैं डेटा दे सकते हैं, डेफिनेशन कुछ होगी नहीं तो हिस्ट्री बता सकते हैं। तो हम करेंगे हिस्ट्री से शुरुआत। एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है और कितने वर्ड्स का है। अगर क्वेश्चन 250 वर्ड्स का है तो आपका इंट्रो छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन इससे बड़ा है, ठीक है, तो आपका इंट्रो बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर हम मान लें कि भाई मेंस का क्वेश्चन है जीएस पेपर का तो 250 वर्ड का ये, तो हम इंट्रो शॉर्ट रखेंगे। इंट्रो हम करते हैं हिस्ट्री से। तो भारत और चाइना के जो संबंध है, भारत चाइना के संबंध ऐतिहासिक संबंध है, दोनों के मध्य ऐतिहासिक संबंध हैं। दोनों के सेम समान कल्चर है, दोनों में समान कल्चर है, समान कल्चर को फॉलो किया जाता है। भारत की ओर से कई बोधिसत्व है, ये एग्जांपल दे सकते हो। बोधिसत्व वो चाइना की यात्रा पे गए, वहाँ पर इन्होंने ज्ञान का प्रसार किया, इस प्रकार दे सकते हो। फिर कई चाइनीज ट्रेवलर है, वो भारत भ्रमण करने के लिए आए थे। ट्रेवलर भारत भ्रमण करने के लिए आए, भारत के बारे में उन्होंने अलग अलग बातें करी, ठीक है, अपनी बुक्स में अलग अलग लिखी। तो ऐतिहासिक काल में जो एशियन टाइम था वहाँ पर दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। इस समय भारत और चाइना के संबंध काफ़ी अच्छे थे। फिर बात आ जाती है मिडावेल टाइम में, तो दोनों के मध्य इतने संबंध थे नहीं। मॉडर्न टाइम पे आ जाते हैं, इंट्रो शॉर्ट रखेंगे क्योंकि नंबर का ये कम वर्ड्स का क्वेश्चन है। तो अब मिडावेल टाइम में, मॉडर्न टाइम पे आते हैं। तो मॉडर्न टाइम पे इंडिया पे किसका रूल था, इंडिया थी वो ब्रिटिशर की कॉलोनी थी, तो इंडिया पे ब्रिटिश रूल था, इंडिया ब्रिटिश रूल था। तो चाइना और ब्रिटिश रूल के बीच में जो इंडिया था उस दौरान भी संबंध ठीक थे, दोनों के मध्य ट्रेड होता था, ठीक है। ब्रिटिशर है वो चाइना पे थोड़ा बहुत इंटरफेयर भी करते थे, इस प्रकार का होता था। फिर बात करते हैं 1947 में भारत होता है आज़ाद, ठीक है। आज़ादी के बाद भारत और चाइना के संबंध, जो हम बात करते हैं 1950 एरा की, इस दौरान काफ़ी अच्छे संबंध थे, मधुर संबंध थे।
ये सबसे अच्छा दौर था भारत और चाइना के बीच में संबंध का। इस दौरान क्या थे, इस दौरान जो चाइना है वो यूएन का परमानेंट मेंबर बना था, परमानेंट मेंबर बना था चाइना यूएन का। तो इसमें सबसे पहले जो चाइना के जिस देश ने सपोर्ट किया था वो भारत ने सपोर्ट किया था। तो इंडिया वाज फर्स्ट नेशन टू सपोर्ट चाइना। इंडिया, भारत पहला देश था जिसने चाइना को सपोर्ट किया था। ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हो आप। उसके बाद में चाइना का वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना, एक ही चाइना है, ना हांगकांग अलग से है, ठीक है, ना तिब्बत अलग से है। तो इसका भी भारत ने ही सपोर्ट किया था, भारत के अकॉर्डिंग भारत ने ही सपोर्ट किया था कि चाइना है वो एक है, वन चाइना जो पॉलिसी है उसका सपोर्ट भी भारत ने किया था। तो इस दौरान संबंध काफ़ी अच्छे थे। संबंधों में खटास आई थी 1960 से। क्या दिक्कत थी, तिब्बत से रिलेटेड दिक्कतें देखने को मिली, फिर दिक्कत देखने को मिली, बॉर्डर से रिलेटेड दिक्कत देखने को मिली, यहाँ से दोनों के मध्य संबंध है उनमें खटास आई। और इसी को देखते हुए 1960 वॉर में भारत और चाइना के बीच 1962 में भारत और चाइना के मध्य एक फुल फ्लेज वॉर भी देखने को मिली थी। इस वॉर में चाइना ने भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा भी कर लिया था। तो ये पूरा हमारा हो गया इंट्रो। ठीक है, इंट्रो दे दिया हमने काफ़ी लंबा दे दिया, ऐतिहासिक संबंध बता दिए, और भी कई संबंध है। फिर हम बात करते हैं बॉडी पार्ट की। अब इंडिया और चाइना के मध्य चुनौतियाँ क्या क्या, चैलेंज क्या क्या देखने को मिलती है, दोनों के मध्य रिश्तों में क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे, चुनौतियों को, दोनों के मध्य क्या क्या डिस्प्यूट है, क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिलती है। तो अलग अलग एंगल डिस्कस करेंगे। पहले बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करेंगे, ठीक है, सीमा तनाव। उसके बाद में हम बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे आर्थिक तनाव, इकोनॉमिकल डिस्प्यूट, इकोनॉमिकल डिस्प्यूट, ठीक है, दूसरा ये आ गया। तीसरा है वाटर डिस्प्यूट, जल से रिलेटेड तनाव है। चौथा है वाटर डिस्प्यूट, इकोनॉमिक डिस्प्यूट, आर्थिक डिस्प्यूट, फिर है बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। उसके बाद में आ गया पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, जो राजनीतिक है उसमें विविधता देखने को मिलती है, ये एक तनाव देखने को मिलता है। फिर है ग्लोबल इम्पैक्ट, ग्लोबल इश्यूज, वैश्विक मुद्दे, ठीक है, वैश्विक मुद्दे, इससे रिलेटेड भी तनाव देखने को मिलता है। तो ये जो पॉइंट है उनको हम आगे डिस्कस करेंगे, इनसे रिलेटेड क्या क्या दिक्कत देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉर्डर डिस्प्यूट की। ये देखो लोकेशन है, ये ऐसे इंडिया का मैप है, ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन है, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक चाइना की बाउंड्री लगती है, ठीक है। टोटल 3800 किलोमीटर से ज़्यादा की दोनों के मध्य बाउंड्री है। यहाँ पे ये नेपाल है, ठीक है, यहाँ पे ये भूटान है। तो दोनों के मध्य 3800 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है। यहाँ पे आ गया अक्साई चीन वाला रीजन, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश का आसपास का, ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है। तो चाइना एक तो लद्दाख पर क्लेम करता है, चाइना है वो लद्दाख पर क्लेम करता है, चाइना कहता है लद्दाख हमारा है। एक अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ रीजन पर चाइना है वो क्लेम करता है, ARP अरुणाचल प्रदेश और आसाम के कुछ रीजन पर भी चाइना क्लेम करता है। चाइना के अकॉर्डिंग ये दोनों रीजन भी हमारे हैं। तो बॉर्डर डिस्प्यूट में चाइना के द्वारा कई चीज़ें क्लेम की जाती है। ये है भूटान, यहाँ पर है भूटान, यहाँ पे है डोकलाम, डोकलाम, यहाँ पर भी चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है कि डोकलाम हमारा है, और चाइना यहाँ पर रोड भी बना रहा है। तो भारत के द्वारा इसका विरोध किया गया था। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है। 1962 की वॉर हुई थी, वो भी बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड हुई थी, सीमा जो विवाद था उसके लिए हुई थी। उसके बाद में भी कई छोटी मोटी झड़पें जो हुई है वो भी बॉर्डर के लिए हुई थी। 2020 से चाइना की जो आर्मी है वो लद्दाख में आके बैठी है, भारत की आर्मी है वो चाइना में जाके बैठी, वो भी बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड दे बैठी है। तो सबसे बड़ा जो तनाव का कारण है भारत और चाइना के बीच में वो है सीमा विवाद। बॉर्डर का जो विवाद है वो दोनों के मध्य सबसे बड़ा विवाद है, और इसके कारण दोनों के मध्य संबंध कभी मधुर नहीं हो पाए। और बार बार जो झड़पें होती है, बार बार जो तनाव पैदा होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है वो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम इकोनॉमिक, आर्थिक तनाव के बारे में बात करते हैं। आर्थिक तनाव के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे समझोएगा, आर्थिक तनाव भारत और चाइना के मध्य 135 बिलियन से ज़्यादा, 135 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, ट्रेड होता है, ठीक है, दोनों के मध्य। अब भारत इंपोर्ट क्या क्या करता है, भारत इंपोर्ट करता है इलेक्ट्रिक गुड, इलेक्ट्रिक जो आइटम होती है वो है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ आइटम है, ये सारी चीज़ें, मेडिसिन है, सस्ती चीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चाइना से भारत इंपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट क्या करता है भारत, एक्सपोर्ट करता है मोस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, हीरे वगैरह है ये एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, डायमंड, सॉरी
डायमंड भारत वो एक्सपोर्ट करता है। अब इसमें भारत है ना, इंडिया है वो ट्रेड डेफिसिएट की ओर है। भारत में ट्रेड डेफिसिएट है। डेफिसिएट मतलब व्यापार घाटा है। भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, इसलिए भारत की ओर व्यापार घाटा है। और भारत की ओर की सबसे बड़ा जो चैलेंज देखने को मिलता है, बार बार जो विवाद की स्थिति बनाता है, वो एक आर्थिक जो डिस्पैरिटी है, आर्थिक विविधता है, या जो व्यापार घाटा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। क्योंकि भारत की ओर व्यापार घाटा ज़्यादा है, इसलिए भारत चाहता है किसी भी प्रकार से इसे कम किया जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के आर्थिक के अंतर्गत एक आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट आता है। चाइना है वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, बट भारत चाइना के इन्वेस्टमेंट को इनकार कर रहा है। भारत में कई इश्यू है, भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी उसका भी इशू है, और भी कई इशू है। इस वजह से भारत चाइना की ओर से इन्वेस्टमेंट लेना नहीं चाहता है। तो ये भी एक इश्यू देखने को मिलता है दोनों के बीच संबंधों का। फिर बात करते हैं वाटर डिस्प्यूट की। तो वाटर डिस्प्यूट में क्या आता है? वाटर डिस्प्यूट यहीं समझ लो, भारत की ओर से चाइना से रिवर आती, कौन कौन सी आती है? एक आती है इंडस रिवर आती है, इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, और भी कई इंपॉर्टेंट रिवर है वो चाइना से फ्लो होती है इंडिया की ओर। अब यहाँ पे दिक्कत ये देखने को मिलती है, एक तो चाइना है ना जो डेटा है वो शेयर नहीं करता है, बताता नहीं कि इंडस में कितना रिवर फ्लो में पानी कितना है, ब्रह्मपुत्र में कितना पानी है। इसकी वजह से इंडिया में बाढ़ भी आ जाती है। पहली दिक्कत ये देखने को मिलती है कि चाइना डेटा शेयर नहीं करता है। दूसरी दिक्कत ये देखने को मिलती है कि चाइना है ना, ये जो रिवर है इन पर बांध बना रहा है, डैम बना रहा है, इनका पानी चाइना कभी भी छोड़ सकता है, तो इसी वजह से भारत में बाढ़ आ जाएगी, ये दिक्कत। इसके अलावा भी इनका जो चाइना है वो पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज बन सकती है भारत के लिए। तो ये भी दिक्कत देखने को मिलती है वाटर डिस्प्यूट के अंतर्गत। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल डिस्पैरिटी, राजनीतिक विविधता की। भारत में लोकतंत्र है, ठीक है, और चाइना के बारे में बात करें तो वहाँ पर एक पार्टी का रूल है, वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर मीडिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती है। तो ये राजनीतिक विविधता है। चाइना है वो तिब्बत पर ज़बरदस्ती क्लेम करके बैठा है, कब्जा करके बैठा है, ठीक है। चाइना है ताइवान को बार बार धमकाता रहता है, ठीक है। चाइना आसपास के रीजन में अशांति फैलाता है, ठीक है, एग्रेशन दिखाता है। और भारत है वो इन चीज़ों के खिलाफ है। भारत नहीं चाहता है कि चाइना का एग्रेशन बढ़े। भारत चाइना की इस आदतों का, इस जो एक्ट है इनका विरोध करता है। ये भी दोनों के मध्य संबंधों को खराब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि चाइना एग्रेशन चाहता है, एग्रेशन दिखाता है, भारत एग्रेशन का विरोध करता है। ये भी दोनों के मध्य संबंध खराब करता है। फिर बात करते हैं ग्लोबल मुद्दे, जो वैश्विक मुद्दे हैं उसके बारे में बात करते हैं। वैश्विक मुद्दे क्या क्या है? सबसे पहले बात करते हैं यूएन में परमानेंट सीट भारत ने चाइना को दिलाई थी, पर चाइना भारत की परमानेंट सीट की विरोध करता है। पहला पॉइंट तो यही आ जाता है। फिर भारत है वो न्यूक्लियर है ना उसका मेंबर बनना चाहता है, एनर्जी का मेंबर बनना चाहता है, बट चाइना इसमें भी टांग अड़ाता है। तो चाइना की ये भी गलत आदत है, साला हर जगह आ जाता है, नड़ता बिड़ता रहता है। रईस का एक डायलॉग है, साहब इसको ट्रांसफ़र करवाओ कहीं, क्योंकि ये हर जगह नड़ता बिड़ता रहता है। वो नसीरुद्दीन शाह ना, उसका नाम क्या था उस मूवी में, कुछ नाम था कि इसका ट्रांसफ़र करवाओ, कुछ नाम था उसका, कि यह हर जगह नड़ता बिड़ता रहता है। तो चाइना वैसे ही हर जगह नड़ता बिड़ता रहता है, तो यह एनर्जी में भी विरोध करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो चाइना है वो कहाँ विरोध करता है? हम है ना मसूद अजहर, इसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करवाना चाहते हैं, बट चाइना यहाँ पे भी वीटो लगा देता है, तो वीटो का मिसयूज़ करता है। चाइना है पाकिस्तान का हर बार सपोर्ट करता है, तो ये भी भारत के लिए खतरा है। इसके अलावा चाइना जम्मू कश्मीर पर भी, जम्मू कश्मीर का जो इश्यू है उस पर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो ये भी भारत के लिए खराब स्थिति है। और भारत इससे चाइना पे दोनों के मध्य इससे संबंध भी खराब होते हैं। इसके अलावा चाइना की इश्यू है, चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, ठीक है, भारत इसका विरोध करता है। तो चाइना का ये आरोप है भारत पर कि भारत इसका विरोध क्यों कर रहा है, भारत हमारी तरक्की देखी नहीं जाती है। हाँ सही बात है यार, तुम तरक्की करोगे तो नहीं देखी जाएगी। तो BRI जो बोल्ड ये BRI प्रोजेक्ट है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, चाइना भारत पे आरोप लगाता है कि भारत इसका विरोध करता है और इसके विरोध में काम भी कर रहा है। फिर चाइना का एक आरोप है कि भारत नाटो, एशिया का नाटो बनाने का प्रयास कर रहा है। जैसे हमारा एक क्वाड ग्रुप है, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का क्वाड ग्रुप है, तो ये चाइना का आरोप है कि भारत है वो नाटो में शामिल हो रहा है, एशिया का नाटो बना रहा है, जो चाइना के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। यह आरोप लगाया जाता है। फिर चाइना की ओर से आरोप लगाया जाता है भारत पे कि भारत चाइना के आसपास के देश है उनको सपोर्ट कर रहा है, लाइक वियतनाम को है, फिलीपींस है, उनको चाइना के विरुद्ध भड़का रहा है।
तो ये चाइना की ओर से आरोप लगाता है। तो ये सारे ग्लोबल इश्यू हो गए, वो दोनों के मध्य संबंधों को खराब करते हैं, दोनों के मध्य खराब होते हैं। तो ये सारे हमने एंगल देख ली, किस किस एंगल में दोनों के मध्य संबंध खराब हो सकते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट देख ली, आर्थिक मुद्दे देख ली, वाटर है, ये सारी चीज़ें देख ली। अब हम कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें क्या हो सकती है। ये चीज़ें हम बात करेंगे, दोनों देशों के मध्य रेस भी लगी हुई है। किन चीज़ों की? दोनों देश हैं कई सारे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष में सुपर पावर बनने की रेस लगी है दोनों के मध्य। पहला पॉइंट ये है। दूसरा है ग्लोबल लेवल पर भी सुपर पावर बनने की रेस लगी हुई है भारत और चाइना के बीच में, ये भी एक रेस देखने को मिलती है। आर्म्स की, हथियारों की भी ये रेस दोनों देशों के मध्य देखने को मिलती है, आर्म्स रेस, ठीक है, आर्म्स रेस भी दोनों देशों के मध्य देखने को मिलती है। इसके अलावा दोनों देश हैं वो न्यूक्लियर पावर भी बनते जा रहे हैं और न्यूक्लियर जो है कैपेसिटी उसे भी बढ़ाती जा रही है, तो ये भी एक रेस देखने को मिलती है दोनों देशों के मध्य। तो दोनों देशों के मध्य कई सारी रेस देखने को मिलती है। इसके अलावा चाइना है वो एडवांसमेंट करता जा रहा है, किसमें? टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में एडवांसमेंट करता जा रहा है, तो ये भी एक चैलेंज देखने को मिलता है। उसके अलावा जो साइबर अटैक होता है, साइबर वॉर, इसमें भी चाइना एडवांसमेंट करता जा रहा है, तो ये भी एक चैलेंज देखने को मिलता है। तो ये सारी रेस चल रही है, ये दोनों चैलेंज देखने को मिलते हैं। अब हम इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या सुधार, क्या है जो चैलेंजेस है उनमें क्या क्या समाधान किए जा सकते हैं। समाधान की बात करें तो क्या क्या किए जा सकते हैं। भारत और चाइना के मध्य देखो संबंध खराब है। सबसे पहले हमने बात करी थी बॉर्डर डिस्प्यूट की। इसका समाधान क्या है? बैठकर वार्तालाप से बैठकर हाई लेवल की जो मीटिंग होती है उनके माध्यम से समाधान किया जा सकता है, ये किया जा सकता है बॉर्डर डिस्प्यूट। फिर जो सैन्य आक्रामकता है, दोनों देशों को इस पर संयम रखने की आवश्यकता है, जो आक्रामकता है इसे कम करने की आवश्यकता है। बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया। इकोनॉमिक डिस्प्यूट है, उसका समाधान यही है कि ये जो व्यापार घाटा है उसको कम करने की आवश्यकता है। भारत को एक्सपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए, भारत को इंपोर्ट कम करने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ इसका समाधान ये हो सकता है कि भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करे और भारत है मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस करे। इससे क्या होगा? ऑटोमेटिक इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो ट्रेड जो डिस्प्यूट है, व्यापार घाटा है, वो कम हो जाएगा। वाटर डिस्प्यूट है, वाटर डिस्प्यूट में चाइना को भारत के साथ में डेटा शेयर करना चाहिए, इसके लिए भी एक एग्रीमेंट करने की आवश्यकता है। और जो रिवर है उसका सही से फ्लो, उसका भी ध्यान रखा जा सकता है। इसमें इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी शामिल किया जा सकता है। ये वाटर डिस्प्यूट हो गया। फिर उसके बाद में ग्लोबल इश्यूज़ क्या क्या है? ग्लोबल इश्यू है चाइना भारत में टांग अड़ाता है और भारत है वो चाइना में टांग अड़ाता है, तो दोनों देशों को एक दूसरे की सॉवरेनिटी में ध्यान रखना चाहिए। दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत को चाइना में डायरेक्ट हस्तक्षेप से बचना चाहिए और चाइना को भारत में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे इंडिया क्वाड में शामिल हुआ है, तो क्वाड का जो एम है वो कभी नहीं होना चाहिए कि चाइना विरोधी है, वो इंडिया की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बेटर हो सकता है, और चाइना को इस बात को समझना होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जा सकता है। और फिर हमने देखा था कि वहाँ की जो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी है, तो भारत और चाइना को, दोनों देशों को मिलकर इस डिस्पैरिटी को दूर करने का प्रयास करने की आवश्यकता है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो बैठकर वार्तालाप से सुलझाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप समाधान बता सकते हो और यही वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। तो ये तो हमने समझ लिया, अलग से कुछ पॉइंट थे उसको। अब इस आर्टिकल में क्या बातें की गई है? आर्टिकल में बात की गई कि भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधित्व 2005 में दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद में से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, दोनों देशों के स्पेशल जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, भारत की ओर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और चाइना की ओर से विदेश मंत्री, ये शामिल होते हैं। और ये है वो 23वीं मीटिंग है, इससे पहले 22 बार मिल चुके हैं, ये 23वीं मीटिंग है। तो भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, ये चाइना की यात्रा पर गए हैं। ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का जो समझौता है, ये 2005 में दोनों मध्य हुआ था। इन दोनों के मध्य जो समझौता हुआ था, इसका उद्देश्य था कि भारत और चाइना के मध्य जो भी तनाव हैं उनको बैठकर वार्तालाप से, चर्चा के माध्यम से दूर किया जा सकता है उस तनाव को। तो ये इस तनाव में शामिल था। तो ये तो इस आर्टिकल की बात है। अब और क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए गए हैं, यहाँ पे तनाव की बातें की गई है। तो चीन, ये भारत की दिक्कतें क्या है? मसूद अजहर का मुद्दा है, भारत है वो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है ना, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, एनएसजी, उसमें शामिल होना चाहता है बट चाइना विरोध कर रहा है।
व्यापार का संबंध है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। दूसरे मुद्दे क्या है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुद्दा है। सीपेक क्या है, चाइना है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना रहा है, इसी के अंतर्गत पाकिस्तान से होते हुए एक रोड बना रहा है। ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसे कहा जाता है, सीपेक कहा जाता है। तो भारत इसका विरोध कर रहा है क्योंकि ये पीओके से होते हुए जाता है, पीओके भारत का है, चाइना ने भारत की बिना परमिशन से यहाँ से रोड बनाया है, तो भारत इसका विरोध करता है, ठीक है जी। इसलिए भारत विरोध कर रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है। 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था, तो वो भी कारण है। फिर ये जो औपचारिक सम्मेलन होते हैं वो दोनों देशों के नेता हैं, उनको समझना चाहिए, जो भी उतार चढ़ाव आए उनको बैठकर सोल्व करना चाहिए, द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देना चाहिए, वैश्विक महत्व पर जोर देने की आवश्यकता है। ये देख लो, दोनों की मध्य बाउंड्री है यहाँ पर 1300 किलोमीटर की, यहाँ से यहाँ तक की है। ये अक्साई चीन वाला है और ये सियाचिन वाली यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर एक लैंड है, वो चाइना को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दी थी, ठीक है। तो टोटल है 3800 किलोमीटर से कुछ ऐसी समथिंग बाउंड्री है दोनों के मध्य। यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है दोनों देशों के माध्यम, ये देखो सेम है, यहीं पे बात की गई है, ठीक है। सीमा विवाद हम देख चुके हैं, व्यापार का विवाद हम देख चुके हैं, मसूद अजहर का विवाद हम देख चुके हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विवाद हम बात कर चुके हैं, इस पर जल बंटवारे का मुद्दा इस पर बात कर चुके हैं, एनर्जी सदस्यता का मुद्दा इस पर भी हम बात कर चुके हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए गए। बैठक का महत्व क्या होगा, महत्व ये होगा, सिग्निफिकेंस ये होगा, 2020 के बाद में से दोनों के मध्य जो संबंध है उनमें अचानक बहुत ही ज़्यादा खटास आ चुकी है। तो उस खटास के बाद में ये पहली बैठक है, तो इसका महत्व क्या ये होगा कि दोनों के मध्य वार्तालाप है वो शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये भी फायदा देखने को मिल सकता है। कैलाश जो मानसरोवर की यात्रा है उसे शुरू कर दिया गया, सिक्किम में जो सीमा व्यापार है उसे भी शुरू कर दिया गया है, जो नदियों के साथ में डेटा है उसे भी शुरू करने की बात की गई है, वीज़ा जो उसे लिबरल करने की आवश्यकता, वीज़ा पॉलिसी को, तो ये तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है। वार्ता की है वो 6 बातों पर आम सहमति बनी है। एक तो है 2005 में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का जो समझौता हुआ था उसे भी पुनः लागू करने की बात करी है कि हम इसे सही से इसका पालन करेंगे। LAC पे जो तनाव है ना उसे कम करने की बात की गई है। उसके बाद में सीमा आदान प्रदान को मजबूत करने की बात की गई है, और अगली बार जो बैठक है वो 2025 में भारत में होगी, इस बात पर भी जोर दिया गया है, ठीक है। ये सारी बातें इस आर्टिकल में की गई थी। तो इस आर्टिकल में इतना ही था, हमने काफ़ी अच्छे से इस आर्टिकल के पॉइंट डिस्कस करे। अगर इंडिया और चाइना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हो। चलते हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ इस आर्टिकल में बात की गई है सेक्रेड ग्रोव की, पवित्र उपवन होते हैं उनके बारे में बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो सेक्रेड ग्रोव होते हैं, ये जो उपवन होते हैं ना, पवित्र उपवन, इनको संरक्षित करके रखना है, इनको मैनेजमेंट करना है, इनसे रिलेटेड ये आर्टिकल था। बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं थे जिसको हम अलग से डिस्कस कर सके। यहाँ पे मेन पॉइंट यही थे। देखो, एक होता है हमारा नेशनल पार्क होता है, प्रोटेक्टेड अलग अलग प्रकार के एरिया होते हैं, ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इसके लिए इनका प्रोटेक्शन के लेवल के आधार पर इन्हें अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होता है, सबसे ज़्यादा संरक्षित क्षेत्र होता है, वो होता है नेशनल पार्क। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया कौन सा होता है, वो होता है नेशनल पार्क। यहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी नहीं की जा सकती, इसे पूरी तरह से बैन किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा है नेशनल पार्क के। उसके बाद में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आता है बायोस्फीयर रिजर्व। अलग अलग प्रकार के प्रोटेक्टेड एरिया आते हैं, उसी में शामिल होता है सेक्रेड ग्रोव, ठीक है, पवित्र उपवन। पवित्र उपवन होता है, इस पे ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं होता है। इसे प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो आम जनता की होती है, जो हम आप जैसे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। आम कम्युनिटी जाके इसे प्रोटेक्ट करती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गवर्नमेंट को कि आप इसे जाके प्रोटेक्ट करो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये पूरा इसमें बात की गई थी इस आर्टिकल में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो भारत और श्रीलंका के मध्य एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, स्लीनेक्स। तो इसमें ये रटने वाली बात है, रट लो, ऐसे दिमाग लगा के रट लो। स्लीनेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, स्लीनेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, स्लीनेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में। स्लीनेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में। स्लीनेक्स एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये इसका 24वां संस्करण था। बात करें स्लीनेक्स एक्सरसाइज की, तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी।
भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह एक नौसैनिक अभ्यास है, यह एक नेवल एक्सरसाइज है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये एक नौसैनिक अभ्यास है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य होती है। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह एक नौसैनिक अभ्यास है। 2005 में शुरुआत हुई थी, नौसैनिक अभ्यास है, श्रीलंका और भारत के मध्य होती है। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुआयामी समुद्री संचालन के लिए दोनों देशों की नौसेना आपसी सहयोग करेगी, समझ बेहतर करेगी, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करेगी, ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य सबको याद रह ही जाता है। क्या रहता है उद्देश्य? सबको याद रह ही जाता है। क्यों याद रह जाता है? सिंपल सी बातें होती है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना है, सहयोग बढ़ाना है। 11वां एडिशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें की जाती है। कहाँ हुई है? विशाखापट्टनम में हुई थी, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका विशाखापट्टनम में आयोजित हुई है। ये सारी बातें की गई। 11वां, ये 24 है, 11वां इसका संस्करण है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, 11वीं बार ये कंडक्ट हो रही है, ठीक है। उद्देश्य वही है, सिंपल, मजबूत करना, संबंधों को बेहतर करना। ये है भारत की ओर से कौन भाग लेगा? INS सुमित्रा। और श्रीलंका की ये कौन लेता है? कौन कौन भाग लेता है भाई? इतनी याद है। अगर कोई भी एक्सरसाइज पूछी जाती है तो पहली बात याद रखो, हमेशा वो प्रीलिम में ही पूछी जाएगी, मेंस में इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज को आप याद रखना, सबसे पहले किन दो देशों के मध्य होती है, पहला पॉइंट आप याद रख लो। जब भी आप पढ़ने बैठो, एक्सरसाइज आपको याद करना है। आप ऐसे एक पेज उठाओ, गूगल पे जाओ, सर्च करो ऑल एक्सरसाइज, ठीक है। किन किन देशों की होती है? जैसे सिलिनेक्स, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, लिख लो। फिर बात कर लो, जैसे सिलिनेक्स है और जितनी भी एक्सरसाइज है उनको लिख लो। फिर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसकी एक्सरसाइज है वो आगे लिख लो। एक बार में बैठ के खत्म कर लो। शुरुआत कब हुई थी और उद्देश्य नॉर्मल होते हैं, सेम ही होता है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य सिलिनेक्स एक्सरसाइज होती है। उद्देश्य में याद रखने की आवश्यकता नहीं, 2005 में शुरुआत हुई थी। थोड़े पॉइंट याद रख लो, उसी में क्वेश्चन बन जाते हैं। ये देखो किसके बीच में होती है, श्रीलंका और भारत के बीच में, 2005 में 11वां संस्करण। ये थोड़ी बहुत पॉइंट याद रख लो, आपका आंसर सही हो जाता है, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रीलिम में, मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिंपल सी बात समझ लिया करो, ठीक है जी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में मोल्डिवा एक कंट्री है, ये शामिल हो गया है। मोल्डिवा एक देश है, ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें शामिल हो गया। इस वजह से ये चर्चा में। तो हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, उसके बाद में हम मोल्डिवा की लोकेशन को देखेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ये टॉपिक है, प्रीलिम में वेटेज इसका ज़्यादा है। मोल्डिवा है वो प्लेस एंड न्यूज़ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैप UPSC का फेवरेट टॉपिक है, उस पर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो उसकी बाउंड्री वगैरह आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसकी स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ये 2015 में कहाँ हुआ था? ये 2015 में हुआ था पेरिस में। इसे पेरिस समझौते के नाम से भी जानते हैं, पेरिस समझौते के नाम से जानते हैं, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट आपने सुना ही होगा। ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। UNFCCC की बैठक हुई थी। इसी दौरान इंडिया और फ्रांस ने मिलकर एक बात करी थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ISA की बात की गई थी, ठीक है। तो कब बात हुई थी? 2015 में हुई थी। पेरिस समझौता हुआ था, उसी दौरान इसकी बात की गई थी। किसने की थी? भारत और फ्रांस ने मिलकर की गई थी। उद्देश्य क्या था? सोलर अलायंस को प्रमोट करना, जो सौर ऊर्जा है उसको प्रमोट करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब हम कुछ और पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देख लिया 2015 में शुरुआत हुई थी। UNFCCC की ये 21वां राउंड था, 21वीं इसकी बैठक थी। इसी दौरान इसकी घोषणा की गई थी। इसे लागू कब किया गया था? 2015 में इसकी घोषणा की गई थी, 2017 में से लागू किया गया। पहला पॉइंट याद रखना, 2015 में घोषणा की गई है, 2017 में से लागू किया गया। संधि है वो अंतर संगठन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या होगा? काम वही होगा, सारे देश मिलके काम करे, सारे देश मिलके प्रमोट करने का काम करे। किसे प्रमोट करना? सोलर ऊर्जा को प्रमोट करना, सौर ऊर्जा को प्रमोट करना। ये सारे देशों का मिलके काम है, ठीक है। तो ये प्रौद्योगिकी को बढ़ाएगा। कार्यों में सदस्य देश, सारे जो सदस्य देश है वो सहयोग के रूप में काम करेंगे, एक मंच के रूप में काम करके इसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कितने देश अभी इसकी मेंबर है? 119 देश है, उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, और 100 देश है उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। और 2020 में इसे संशोधन किया गया था। सभी देश इसमें, कौन कौन देश शामिल हो सकता है? UN के जितने भी मेंबर है वो इसमें शामिल हो सकते हैं।
अब ये भूमिका क्या क्या निभाएगा, क्या क्या काम करेगा, इसका एक उद्देश्य है। 1000 का एक मुद्दा है, 1000 की रणनीति, मतलब 1000 गीगावाट है वो एनर्जी प्रोड्यूस करनी, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। सोलर जो ऊर्जा है 1000 गीगाटन सौर ऊर्जा को प्रमोट करना, उसका उत्पादन करना, पहला पॉइंट याद रखना। 1000 की इसकी एक रणनीति है 1000 गीगाटन सौर ऊर्जा उत्पादन करना, पहला पॉइंट। दूसरा है 1000 बिलियन का इसमें इन्वेस्ट करना, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, 2030 तक 1000 बिलियन का इसमें इन्वेस्ट करना, दूसरा पॉइंट। तीसरा है 1000 मिलियन लोगों तक सौर ऊर्जा पहुंचाना, पहला 1000 गीगावाट क्षमता प्रदान करना, ठीक है। दूसरा है 1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। तीसरा है 1000 मिलियन लोगों तक ऊर्जा पहुंचाना, सौर ऊर्जा है वो 1000 मिलियन लोगों तक पहुंचाना। चौथा पॉइंट है 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कम करना। तो ये चारों पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट लोगों तक पहुंचाना है, 1000 उत्पादन करना और 1000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, ये उसका उद्देश्य है। ये पूरा है ना मुद्दा सौर एनर्जी, इसका यही उद्देश्य है। संरचना, इसमें ये जो प्रतिनिधि जितने होते हैं मेंबर अलग अलग देशों की, इनकी एक लेजिस्लेशन होती है, इनकी विधानसभा होती है, ये सारे डिसीजन लेती है, सारी काम यही करती है। हेडक्वार्टर कहाँ है, भारत के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतनी बातें आपको इससे रिलेटेड समझ में आ गई होगी। कब बैठक हुई थी हमें पता है, कोप 2015 हुई थी, उस दौरान हुई थी। पेरिस समझौते, हेडक्वार्टर कहाँ है, गुरुग्राम में है। ऑब्जेक्टिव वही है, 1000 वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस या कैपेसिटी से रिलेटेड ये बात करता है। यहाँ पे मोदी जी ने 10 सूत्रीय कार्यक्रम भी रखा था, किस प्रकार से इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। मेंबर सारे हम बात कर चुके हैं, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र के सारे मेंबर इसमें शामिल हो सकते हैं और यूनाइटेड नेशंस में इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस 2021 में दिया गया था। यूएन में इसे ऑब्जर्वर का स्टेटस, ऑब्जर्वर का मतलब होता प्रेवेक्स, यूएन में इसे 2021 में प्रेवेक्षक का स्टेटस भी दिया गया था। ये पॉइंट याद रखना। 1000 वाली बात हम याद कर चुके, समझ चुके हैं क्या 1000 होता है। एक होता है वन सूर्य को उज्जवल बनाए, विजन क्या है इसका, हम सब मिलके सूर्य को उज्जवल बनाए, ये इसका विजन है। हर घर रोशनी होगी चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, ये इसका मिशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बढ़ चुके हैं, इतनी चीज़ याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कमेटी असेंबली होती है, असेंबली में सारे जो मेंबर होते हैं सारे देश होते हैं, उनके मेंबर इसमें शामिल होते हैं और वो सारे मिलके डिसीजन लेते हैं, ये इसका मेन काम है। ठीक है, वन नेशन वन सोलर वन ग्रिड, ठीक है, वन सन वन नेशन वन ग्रिड वो भी है, उसे लागू करने का काम है वो ISA के है। तो आपको पता होगा पूरे देश में, पूरे विश्व में एक सन होना चाहिए, एक ग्रिड होना चाहिए, एक एनर्जी, उस प्रकार का जो मिशन है उसको जो लागू करता है वो ISA के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो ये ISA से रिलेटेड कुछ बातें थी। बात करें मोल्डोवा की, ये रहा मोल्डोवा। ठीक है, ये है मोल्डोवा। बाउंड्री किससे लगती है, ये रोमानिया है, ये है यूक्रेन। इसकी राजधानी कौन सी है, चिसिनाउ इसकी कैपिटल है। रिवर कौन कौन सी है, डेनिस्टर और डेन्यूब दोनों इंपॉर्टेंट रिवर, ये याद रखना। डेनिस्टर डेन्यूब तो रिवर है, रोमानिया और यूक्रेन से इसकी बाउंड्री लगती है। चिसिनाउ है वो इसकी कैपिटल है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखना मोल्डोवा के बारे में। चलते हमारी नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड, आप क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना। आपको क्वेश्चन देखोगे तभी आपको पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसके आंसर किस तरीके से देने हैं। तो क्वेश्चन देखने से आपको पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा है, एक पद्मश्री अवार्ड मिला था किनको, इनका नाम है ज्योतिया बाई। ज्योतिया बाई को ये अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड मिला था ज्योतिया बाई को, पद्मश्री अवार्ड मिला था। तो इनका देहांत हो गया है, तो इनके देहांत के बाद में ये इनसे रिलेटेड आर्टिकल है, ज्योतिया बाई से रिलेटेड। बात करें ज्योतिया बाई की योगदान के बारे में बात करें तो इन्होंने बेगा आदिवासी, बेगा एक जनजाति है, ठीक है, बेगा एक आदिवासी जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। ठीक है, तो इनकी एक कला है, ठीक है, इनका जो आर्ट है, इनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने में ये ज्योतिया बाई थी, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बेगा एक ट्राइबल जनजाति है, इनकी एक अलग आर्ट होती है। इनकी आर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान दिलाने के लिए ये जो ज्योतिया बाई है, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसकी इन्हीं जो ये जो ज्योतिया बाई थी, इनकी इन्हीं विशेषता के कारण, इनके इसी योगदान के कारण इनको 2023 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। राष्ट्रपति जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री से, क्योंकि इन्होंने बेगा जो आदिवासी है उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक असाधारण योगदान दिया था। ठीक है, अब जो है ना, इन्होंने क्या किया था, कैनवास पर जो बेगा आदिवासी जनजाति होती है उनकी जो कलाकृतियाँ होती है वो ड्रॉ की थी। कैनवास की आकृति होती है, उस पर
जो बेगा जनजाति की जो भी कलाकृतियाँ होती है उनको ड्रॉ किया था और विश्व भर में इसे प्रदर्शित किया था। तो इसके लिए इनको सम्मानित भी किया गया था। अब हम बात करते हैं बेगा जनजाति की। बेगा ट्राइब के बारे में बात करें तो ये एक पीवीजीटी है। पीवीजीटी मतलब कमजोर, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह है। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ट्राइबल ग्रुप होते हैं, देखो वैसे तो शेड्यूल ट्राइब होता है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत एक होता है पीवीटीजी होता है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप होते हैं जो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं? खाना बदोश से करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके, घुमक्कड़ जगह जाके अपना जीवन यापन करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। आज के जो हमारा वातावरण उनसे जुड़े हुए नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करते हैं, एजुकेशन लेवल 0 होता है, ठीक है। इकोनॉमिक वही जंगलों पे डिपेंडेंट रहते हैं, शिकार करना इनका मेन पेशा होता है, शिकार करके आखेट करके हंटिंग गैदरिंग करके अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब जिस तरीके से आदिवासी जीवन यापन करते थे उसी प्रकार से ये अभी भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए इनको प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है। ये अलग से एक ग्रुप बनाया गया है ताकि इनका अच्छे से ध्यान रखा जाए, इसके लिए बनाया गया था प्रिमिटिव वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये बेगा जनजाति है, बेगा ट्राइब है, वो पीवीटीजी के अंतर्गत आता है। ये कहाँ कहाँ निवास करता है? तो इनका जो हैबिटेट है, निवास है, वो छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ये जनसंख्या देखने को मिलती है। अर्ध खानाबदोश है। अर्ध खानाबदोश का मतलब सिंपल सा यही होता है, सेमी नोमैडिक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके खाना बदोश करते हैं। यहाँ पर एक बेवार वर्ड को याद रखना, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले प्रीलिम में बेवार क्या होता है, तो बेवार एक प्रकार की खेती होती है। इस खेती में क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, पहले आप क्या करोगे, खेती उगाई, ठीक है, उसको बाद में जला दिया, खेती उगाई बाद में जला दिया, फिर वापस खेती करी, फिर जला दिया, तो इसे बर्न एंड जो होते हैं खेती, उस प्रकार की खेती को कहा जाता है बेवार। तो वहाँ पर एक स्थानीय नाम है, बेवार प्रकार की खेती करते हैं, मतलब खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, फिर बाद में उनको जला देते हैं, पीछे जो अवशिष्ट बचते हैं उनको जला देते हैं। तो ये एक बेवार है, खेती का प्रकार, इसे याद रखना, बेवार वर्ड को याद रखना। फिर महुआ क्या होता है? महुआ होता है जो खान पान के बाद में जैसे ड्रिंक लेते हैं ना, मदिरा वगैरह है, तो उस प्रकार महुआ होता है, वो भी इनके खान पान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जनसंख्या इनकी बहुत कम है, ठीक है। और बेवार हम समझ चुके हैं, बेवार एक प्रकार की खेती है जो स्लेश एंड बर्न पे आधारित है, जो पहले उगाया जाता है फिर उसको बर्न कर दिया जाता है, उस आधार पे ये काम करती है। गोदना क्या होता है? गोदना मतलब होता है टैटू बनाना। तो टैटू बनाना इनकी एक प्रथा है जिसमें क्या किया जाता है, शरीर पर गोदा जाता है, टैटू बनाए जाते हैं। तो गोदना वर्ड याद रखना, बेवर वर्ड याद रखना, ठीक है। बेवर वर्ड खेती का एक प्रकार है, गोदना टैटू बनाए जाते हैं। महुआ एक पेड़ होता है, उससे ये ड्रिंक बनाते हैं और ड्रिंक को पीते हैं। ये नशीला पदार्थ होता है जो ड्रिंक के रूप में इसका उपयोग लेते हैं, शराब के रूप में इसका उपयोग लेते हैं। संस्कृति क्या है? बांस का उपयोग इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है और ये पहली जनजाति है जिनको जो वन होते हैं वहाँ पर इनको अधिकार दे दिया कि वनों में रह सकते हैं और वहाँ पे जो भी एक्टिविटी है वो कर सकते हैं, किसी भी वन में जाके कर सकते हैं। तो ये पहली जनजाति है जिनको इस प्रकार का अधिकार दिया गया है। तो ये पूरा हमारा आर्टिकल था बेगा जनजाति से रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन है ये जोधिया बाई से रिलेटेड है, इससे अटेंड जरूर करना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये भी पीवीजीटी से रिलेटेड है ना। पीवीजीटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है। 1975 में इसके लिए एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिकमेंडेशंस पर पीवीटीजी ग्रुप को बनाया गया था। टोटल कितनी आती है? टोटल 75 पीवीजीटी है, 705 है वो शेड्यूल ट्राइब है, उनमें से 75 है वो पीवीटीजी है, ठीक है। 75 वो पीवीटीजी है। इस प्रकार का ये थोड़ा बहुत पीवीटीजी के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करें तो ये है वनतऊ के बारे में। वनतऊ एक देश है, कहाँ पर है? ये आइलैंड नेशन है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे न्यूजीलैंड है, तो यहाँ पर एक आइलैंड कंट्री वनतऊ। यहाँ पे भूकंप आया था, इस वजह से चर्चा में कल परसों हम इसकी लोकेशन भी हमने देखी थी। तो वनतऊ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व में है और फिजी आइलैंड है, सोलोमन आइलैंड है। यहाँ पर ये देखो दक्षिण पूर्व में यहाँ पे एक देश है जो वनतऊ उसका नाम है, ठीक है। तो वनतऊ के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैपिटल इसकी है पोर्ट विला, ठीक है। तो ये दोनों बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए और कैपिटल वैसे याद नहीं रखो तो कुछ चलेगा, लोकेशन आपको इसकी पता होनी चाहिए वनतऊ की। उसके बाद में मोरक्को
एक अफ्रीका का देश है, वेस्ट अफ्रीका का, तो ये यहाँ पर है, वेस्ट अफ्रीका में यहाँ का देश है मोरक्को, ठीक है। और जिब्राल्टर के मध्य है अल्जीरिया है, पश्चिमी सहारा है अल्जीरिया, पश्चिम सहारा, अटलांटिक महासागर है, भूमध्य महासागर है, इन सब से इसकी सीमा लगती है। रबात इसकी कैपिटल है। तो इसके बारे में भी, मोरक्को के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद में प्लेस एंड न्यूज़ से संबंधित है सूरीनाम। सूरीनाम कैपिटल क्या है, ये इसकी पारामारिबो है, इसकी कैपिटल है। मोदी जी इसकी यात्रा पे भी गए थे। ये है गुयाना, जिससे सीमा लगती है। नीचे ब्राज़ील है, ये फ्रेंच गुयाना। तो यहाँ पर है ना भारतीय जो मूल के हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, तो मोदी जी भी गए थे यहाँ पे। तो ये इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए सूरीनाम के बारे में। ये पारामारिबो है, वो यहाँ की कैपिटल है। और चैन संतों की यहाँ के राष्ट्रपति, ये भारत के ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन के, ठीक है। तो ये इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो और इससे रिलेटेड एक कोट है जो आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हो, या कहीं पे भी आंसर राइटिंग वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। हमारा धर्म अलग अलग है, हमारी भाषाएं अलग अलग है, हमारी जो त्वचा है वो अलग अलग है, बट हम सभी एक इंसान है। इस प्रकार कोट आप कहीं पे भी उपयोग में ले सकते हैं। द मे वी हैव डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कलर्ड स्किन, बट वी आर ऑल बिलोंग टू ह्यूमन रेस। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, उस प्रकार से काम करना है। तो ये कोट आप लिख सकते हो। उसके बाद में ये आर्टिकल है, यहाँ पे बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट को कहा है कि आप दिल्ली की तरह ऑल टाइम के लिए फायर क्रैकर को बैन कर दो। दिल्ली ने क्या किया है, दिल्ली ने जो एनसीआर का रीजन है वहाँ पर पूरे लाइफ टाइम के लिए जो क्रैकर होते हैं, फायर क्रैकर, फटाके वगैरह, उसको बैन कर दिया है। दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तो दिवाली के टाइम में इनको बैन किया जाता था, बट अब के दिल्ली ने क्या किया है, एनसीआर रीजन में इसे परमानेंटली बैन कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की गवर्नमेंट को, यूपी की गवर्नमेंट को भी कहा है कि आप फायर क्रैकर को परमानेंटली बैन कर दो। तो इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया था, और कुछ पॉइंट है नहीं। उसके बाद में ये जो आर्टिकल है यहाँ पे बात की गई है, जो कुछ चिंता जेनेरिक दवाई होती है उसके बारे में बात की गई है। जेनेरिक दवाई क्या होती है, एक तो बहुत महंगी दवाइयाँ मिलती है जो ब्रांडेड होती है, उसकी कॉपी के रूप में मिलती है जेनेरिक दवाई। तो जेनेरिक दवाई की बेनिफिट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो सस्ती होती है, ठीक है, अफोर्डेबल होती है, लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। बट इसके कुछ चैलेंज भी देखने को मिले हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी पे भरोसा नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन भारत में जेनेरिक जो दवाई उसने काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया है, काफ़ी लाभ भी देखने को मिले। तो ये जेनेरिक दवाई से रिलेटेड आर्टिकल है, ज़्यादा इसमें पॉइंट है नहीं। तो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।